नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का सीज फायर हो चुका है। कल तक दोनों देशों के युद्ध की तस्वीरों को देखकर एक तरफ विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और इसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया कि ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा, बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल ने सीज फायर पर सहमति बना ली है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। जैसे ही ईरान सीज फायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। हालांकि दोनों देशों की तरफ से हुए सीज फायर के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है। लेकिन इस चीज की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब ट्रंप और खामेनेई आमने सामने हैं। जहां कैसे हुआ सीज फायर, पूरी क्रोनोलॉजी को आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से बात की। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। वहीं अमेरिका ने दोनों देशों को सीज फायर पर सहमत कर दिया। वहीं कतर ने भी सीज फायर के लिए ईरान इजराइल से बात की है। नेतन्याहू, ट्रंप, खामेनेई ये तीनों आमने सामने हैं। जहां सीज फायर की इनसाइड स्टोरी पर भी नजर डालते हैं, जहां अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि कतर और अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा। कतर में यूएस बेस पर हमले के बाद ईरान ने संदेश भेजा था। ईरान ने आगे कोई भी हमला न करने की बात कही है। वहीं अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब भी दिया। अमेरिका ने ईरान से परमाणु वार्ता एक बार फिर से शुरू करने की बात कही है। ईरान इजराइल सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप, और आपको बता दें कि इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं। उनके पास 12 दिन के युद्ध को समाप्त करने के लिए सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना कभी होगा। भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, भगवान मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, भगवान अमेरिका और पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे और सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच उस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। जहां ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा, 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम को शुरू करेगा और 24 घंटे में 12 दिन के युद्ध के आधिकारिक अंत का दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। ये मानकर चला जाए कि सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा कि होना चाहिए और जो कि अब होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल तो कई उठ रहे हैं कि आखिर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप विश्व नेता बनने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल आप सभी को याद होगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने अभी नोबेल प्राइज का जिक्र किया था डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए। तो माना जा रहा है शायद वही लोभ लालच है और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की रीति नीति अपनाई जा रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। एयर कमोडोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एएस बहल जी जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्नल विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत एएस बहल जी मैं आप ही के साथ करूंगी सर। चूंकि ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर कल तक माना जा रहा था एक तरफ की वर्ल्ड वॉर होगा, विश्व युद्ध के कयास लगाए जा रहे थे, अचानक से सीज फायर का ऐलान हो जाता है। इसे क्या समझा जाए, आगे आने वाले समय के लिए किस तरह का ये मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जो मुझे लग रहा है कि ईरान ने जब अटैक किया कतर के ऊपर और जो मिसाइलें छोड़ी, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे 14 उन्होंने मिसाइल दागी थी, जिसमें से एक को तो जाने दिया गया, 13 को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था। तो जो कतर का बेस है, अगर आपको याद हो, 19 जून को वहां से F-35 फाइटर जहाज को हटा दिया गया था जी। तो क्यों हटाया गया था? उनको लग रहा था कि कतर की रिलेशनशिप ईरान के साथ भी अच्छी है, प्रॉक्सीज के साथ भी अच्छी है, इजराइल के साथ भी अच्छी है, अमेरिका के साथ भी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं इन सब के साथ रिलेशनशिप होते हुए ये डर सा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो F-35 बेस्ड है कतर के अंदर, तो वो उनके ऊपर टारगेटिंग हो जाए बाद में, क्योंकि कतर की रिलेशनशिप ईरान के साथ भी अच्छी है। लेकिन क्या हुआ, अब जब अटैक भी किया गया तो किन बेसिस पे किया गया? उन बेसिस पे किया गया जहां पे जहाज थे ही नहीं,
और जी। 50 से 60 यूके के जो मिलिट्री पर्सनल है वो थे, उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो ईरान चाहता था, उसने कहा कि हमने उतने ही मिसाइल्स दागी जितने बॉम्ब्स उन्होंने छोड़े अमेरिका ने। तो इसका ये मतलब हुआ कि ईरान एक रेड लाइन अमेरिका की क्रॉस नहीं करना चाहता था। नहीं तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है एक, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, उसके अंदर 53 F-16, 22 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और 10 C-130 जहाज, यानी कि 85 जहाज है। अगर वहां पे वो मिसाइल छोड़ता 10-15, अगर एक दो भी उसमें से निकल के जाती तो सोचिए क्या तबाही मच जाती उस टारमैक के ऊपर, जिसके ऊपर आराम से जहाज खड़े हुए हैं ऐसे कि आओ मुझे मारो। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो ईरान ने किया है वो लड़ाई को नहीं बढ़ाना चाहता था, और एक अपॉर्चुनिटी जो वो सोच रहा था कि अगर मैं अपने जो देश के सामने ये कह सकूं कि देखो हमने भी अमेरिकन बेस को अटैक किया है, लेकिन अमेरिका को भी ऐसी स्टेज में नहीं लाना चाहता था कि अमेरिका उनको रिएक्ट करे। और कतर को उसने पहले ही बता दिया था कि मैं आप पे हमला करूंगा, और उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स कतर के और अमेरिका के सारे ऑन थे, तैयार थे उन मिसाइल्स को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेज मैनेज भी थोड़ा सा था। लेकिन ईरान ने साथ में क्या कहा है? ईरान ने ये कहा है कि अगर इजराइल रुकता है तो हम रुकेंगे। अभी क्या हो रहा है कि इजराइल की तरफ से भी हमले चल रहे हैं और ईरान की तरफ से भी हमले चल रहे हैं, और बीर शिवा पे अभी रिसेंट मिसाइल अटैक भी हुआ है। तो अगर ये हमले रुकते बिल्कुल नहीं, सर, और ट्रंप ने इसीलिए तो कहा देखिए है यही कि पूछा जा रहा है कि ये सीज फायर अगर हुआ है तो आखिर कैसा सीज फायर हुआ है। टीपी त्यागी जी, क्या वाकई में ईरान इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था? क्योंकि एएस बहल जी का कहना है कि ईरान चाहता नहीं था कि लड़ाई, वो चाहता था कि युद्ध विराम हो जाए। तो क्या सर उस तरह की स्थिति है? क्योंकि एक तरफ तो ईरान अपनी इमेज को इस तरह से सेटअप होने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था कि पूरे विश्व में इस तरह की इमेज ईरान की बन जाए कि वो इस युद्ध में पिट गया, जिस तरह से अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जोरदार अटैक बोला था। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी, और कमोडोर बैल भी ठीक कह रहे हैं। दरअसल में ईरान ऐसे पोजीशन पे आ गया था कि उसका दांव कतर के ऊपर अटैक करके उल्टा पड़ गया। जैसे इन्होंने बताया कि भाई सऊदी अरेबिया में तो सुल्तान एयरबेस के ऊपर बहुत सारे 53 F-16 और दूसरे एयरफ्यूलर खड़े हुए थे। अगर ईरान वहां अटैक करता तो बड़ा नुकसान होता। लेकिन ईरान को मालूम है कि सऊदी अरेबिया तो अमेरिका के साथ है। वो टेस्ट करना चाहता था कतर को, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, नेचुरल गैस सबसे ज्यादा है, पैसे की उसके पास कमी नहीं है। दुनिया के जितने आतंकी संगठन हैं उनमें उनको हाउस करने में, उनको पैसा देने में ये कतर ही काम आता है। अपोजिट जो ग्रुप है आतंकियों के, उनको भी ये हाउस करता है। जी। और और चूंकि ये सबको हाउस करता है तो ईरान ने ये कहकर कि कतर हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, हम जो हमला कर रहे हैं वो कतर के मिलिट्री बेस पर कर रहे हैं। अब वो मिलिट्री बेस के ऊपर हमला किया वो अलग बात है कि वहां से उन्होंने अपने हथियार हटा लिए थे, एयरक्राफ्ट हटा लिए थे। मगर हमला करने के बाद सोचा ये था कि कतर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। कतर ने रेस्पॉन्ड किया कि ईरान ने हमारी एयर स्पेस का ब्रीच किया, हमारी सोवरेनिटी का ब्रीच किया, हम इसे रिटेलिएट करेंगे। जी। अब ईरान को लगा कि अगर ये कतर रिटेलिएट करेगा तो मिडिल ईस्ट की जितनी भी और देश हैं और सब जगह करीब करीब अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जी यानी कि बिल्कुल। वो भी करेंगे। हाँ। तो फिर तो मेरा ये जो जो प्लान था मेरा, वही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बड़े देश खुल के सामने आए नहीं है। और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे ज्वाइन करेंगे, ये भी मेरे खिलाफ बोलने लगे। अब उसके पास क्या चाह रहा है? अब उसके पास चाह रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देने का। जी। अब ठीक है, ये तो मान लिया कि भाई उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 33 किलोमीटर में से करीब 22 किलोमीटर में उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, वो बंद कर सकता है। पर उसे ये भी मालूम है कि बहरीन के अंदर अमेरिका की एक पूरी की पूरी नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है। उसको ये भी मालूम है कि इसमें नुकसान पूरी दुनिया का तो होगा ही, लेकिन मेरा भी होगा, क्योंकि ईरान का सारा तेल करीब करीब वहां से चाइना को जाता है। और अगर वो तेल रुक गया तो चाइना का भी नुकसान और उसका भी नुकसान, वो भी नहीं करेंगे। तो ये उसके लिए दूसरी दुनिया को धमकाने का तो अस्त्र है, ठीक मगर है। उसका पहला निशाना वो खुद बनने वाला था।
तो इन चीजों को देखते हुए उसने कहा कि अगर मुझे मुंह छिपाने की जगह मिल जाए, अगर मुझे फेस वैल्यू मिल जाए, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक और है वो सर। फेस वैल्यू डोनाल्ड ट्रंप ने लपक ली ये बात, और हाँ। उन्होंने वो फेस वैल्यू उसे दी। पर इसके बाद भी क्या ये सीज फायर हमास के साथ हो गया? हम्म। क्या हूती के साथ हो गया? क्या हिजबुल्लाह के साथ हो गया? और क्या हमास, हूती और हिजबुल्लाह ये ईरान के समर्थित आतंकी ग्रुप नहीं है? और मैं तो तीन का ही नाम ले रहा हूँ जी। जनाब। ये तो ऑक्टोपस है। इसकी 8 नहीं, इसकी तो 12 भुजाएं हैं। इसके तो हर देश बिल्कुल में, सर, क्या आपकी इसके बात से इलाके पूरी में नहीं? तरह से सहमत। जो आप तमाम पहलू बता रहे हैं उन्हीं के आधार पर ये सीज फायर हुआ होगा, क्योंकि ईरान कभी नहीं चाहता कि उसके देश को, उसके राष्ट्र को किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे, और विशेषकर आम जन मानस को पहुंच पाए। ऐसे में इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाते हुए विवेक शर्मा जी आपके पास आते हुए, जो पहलू यहाँ पर लगातार, जो पॉइंट्स यहाँ पर टीपी त्यागी जी की तरफ से बताए गए, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या उन्हीं पहलुओं के आधार पर ईरान ने भी सीज फायर का मतलब जो समर्थन है वो किया है? क्योंकि ईरान को नुकसान हो रहा था, तो ये अगर ये पहलू के आधार पर ईरान की तरफ से सीज फायर का भी समर्थन किया गया, तो ये पहले भी कर सकता था। इतना लंबा समय क्यों? जो अमेरिका की एंट्री हुई उसके बाद ही क्यों? ऋतु जी, आपने सही कहा कि जैसे ईरान, सबको पता है कि ये इसराइल के अगेंस्ट काफी दिनों से सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट 2023 से हमास में, हौतीज में और हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स थे वो इसराइल के ऊपर अटैक कंटिन्यू कर रहे थे, और जी। कोई ये उसमें दो राय नहीं कि ईरान का सपोर्ट उनको था। अभी जब उसके बाद इसराइल ने जब ईरान के ऊपर डायरेक्टली उनके मिलिट्री हम्म। कमांडोज को मारा, फिर उनके जो उनके एस्टेब्लिशमेंट्स थी वहां पर अटैक किया, तो ईरान ने भी वापसी कार्रवाई इसराइल की, और जो 12 दिन तक चलती रही। जी। अभी ये एंट्री जो यूएसए की बीच में आई है, जब इनके न्यूक्लियर साइट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, तो अभी हालत ये है कि ईरान चाहने करना चाहता था एयरबेस वो यूएसए को कतार में जैसे है कि वहां पर स्ट्राइक किया, और बाकी एयरबेसिस को भी टारगेट कर सकता था। लेकिन उस सिचुएशन में यूएसए रिस्पांस करता, और बिल्कुल। उसमें रशिया ने भी अभी, जैसे आपने देखा होगा कि उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, और रशिया ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे ईरान को। कैसे सपोर्ट करेंगे वो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया, लेकिन इतना पक्का कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे। और बाकी के कंट्रीज भी जो कंडेम कर रहे थे, जो इजराइल और ईरान की आपस में कर रहे थे, सब चाहते थे कि शांति बहाल हो किसी तरह। अभी ये शांति कितनी देर चलेगी इसके बारे में हम कह नहीं सकते। इसके ऊपर फिलहाल जैसे त्यागी जी ने कहा कि क्या इजराइल के ऊपर अटैक होना बंद हो जाएगा, अगर वो बंद हो जाता वो तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंस जो स्ट्रेट ऑफ हरमुत है, जहां से ईरान कह रहा था कि वो उसको ब्लॉक करेगा, जिससे एफओएल की जो फ्यूल की सप्लाई है बंद होगी, अभी उस सिचुएशन में भी था, क्योंकि उसका जितना भी ऑयल है वो इसी के जरिए आता था। बाकी कंट्रीज के लिए तो ठीक था, दिक्कत होती, लेकिन वो लैटिन अमेरिका से और बाकी जगह से, रशिया से इंडिया ले सकता था, और अफ्रीका से, तो ज्यादा नुकसान इकोनॉमिकली ईरान को होता। तो ये सब चीजें, और मोर ओवर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान में भी अभी फिलहाल थोड़ा सा सिविल अनरेस्ट है। तो अगर ये चीज आगे बढ़ती तो सिविल अनरेस्ट और बढ़ता। तो इस मेरे हिसाब से अभी ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन क्या पूर्ण रूप से मिडल ईस्ट में शांति होगी? क्या ईरान और इजराइल में कोई आगे युद्ध नहीं होगा, या बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार एट प्रेजेंट हमें इस चीज का स्वागत करते हैं कि एट प्रेजेंट ये जो लड़ाई का माहौल था ये टला है। बिल्कुल, सीज फायर से पहले की लगातार हर तस्वीरें सामने आ रही थी, उस पर पूरे विश्व की नजर थी। अब क्या होगा उसके बाद भी नजरें टिकी हुई है। लेकिन सर, इस बीच में आपसे समझूंगी, एएस बहल जी,
ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध लंबे समय से चल रहा था। अमेरिका ने पूरी तरह से पहले इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से मैदान में कूद जाता है और डायरेक्ट इजराइल को सपोर्ट करता है। जब बात ईरान की आ रही थी तो ईरान के में ये कहा जा रहा था कि चीन और इसके साथ ही रशिया, ये दो देश तो ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और डायरेक्ट वे में अगर कूदते हैं तो शायद वर्ल्ड वॉर होगा। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि ये सिर्फ ईरान ने जो सीज फायर का ऐलान किया, क्या चीन और रशिया की भी इनडायरेक्ट वे में ये बहुत बड़ी हार है? चीज मैं सिर्फ ईरान इजराइल के बारे में बोल के इस टॉपिक पे सीधा आ जाऊंगा, और वो ये है कि इजराइल के अभी मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं, जो एयर डिफेंस मिसाइल इंटरसेप्टर्स है, उसमें कमी आ रही थी। आज से कई दिन पहले ये बोला गया था कि इजराइल के पास सिर्फ 12 दिन के मिसाइल इंटरसेप्टर हैं। खासकर एरो तो आ जाएगा, लेकिन उसके अपने आयरन डोम और जो उसके अपने डेविड स्लिंग सिस्टम है, उसके जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं उसमें भारी कमी आ रही थी। और जो मिसाइल्स हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ईरान के पास हजारों की संख्या में, यानी कि 5-6 हजार मिसाइल्स तो है ही उनके पास। अब दूसरे बात पे आता हूँ। रशिया का एग्रीमेंट हुआ था जनवरी 2025 में 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ईरान के साथ, और ईरान ने उनकी मदद की थी शाहिद ड्रोन्स देके। सैकड़ों के हिसाब से शाहिद ड्रोन्स दिए रशिया यूक्रेन के युद्ध के अंदर, और साथ में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में उनकी मदद की रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। तो अब रशिया के ऊपर ऑब्लिगेशन था कि वो भी कुछ करे। तो उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक तो वो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में भी बातचीत कर रहे हैं, हर जगह पे ट्रंप को बोल रहे हैं कि उन्होंने शुरू किया ये युद्ध, लेकिन बाद में जो फिजिकली सपोर्ट करना है, एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्होंने कहा है कि उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवाय वो खुद युद्ध में आएंगे, युद्ध में जूझेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि इस समय रशिया यूक्रेन का अपना युद्ध इतने भीषण तरीके से चल रहा है, और उसमें इतनी जो दोनों साइड से हताहत हो रहे हैं, और दोनों साइड से जो उपयोग हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम्स और आर्म्स और एम्युनिशन का, कि वो कहीं ना कहीं इतनी मदद अभी ईरान के करने की हालत में नहीं है। और दूसरा है चीन अपने आप को ऑल्टरनेटिव समझता था अमेरिका के लिए, और इसी वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान को लेके आया था 2023 में। 2021 में उसने 25 साल का एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ, लेकिन वो भी अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए तो बहुत म्यूटेड है। म्यूटेड का मतलब है कोई खास बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया, कंडेम किया है, ये बोला है कि ये अमेरिका की गलती है और ये नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें तो सभी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बातें तो सभी कर रहे हैं, डीएस्केलेट के लिए सभी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी फिजिकल मदद नहीं की। ईरान चाइना का 13% तेल इस खाड़ी से आता है, यानी कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है। पहले 13% आता था ईरान से, लेकिन वो अभी काफी हद तक कम कर दिया है। 7,40,000 बैरल पर डे अब हो गया है, लेकिन वो ले रहा है अभी भी, कतार से ले रहा है, सऊदी अरेबिया से ले रहा है, तो वो कई जगह से ले रहा है, लेकिन आता तो इसी जगह से है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाए। और आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने मध्यस्थता की थी ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ एक पीस एग्रीमेंट के लिए 2023 के अंदर, नवंबर 2023 में। तो उस समय वो प्ले कर रहा था एज अ मेजर पावर। उन्होंने ऐसे दिखाया था कि मैंने अमेरिका को साइडलाइन कर दिया है, लेकिन इस युद्ध के अंदर वो डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहता है, इनडायरेक्टली डिफेंस इक्विपमेंट देगा। दोनों देश रशिया और चाइना सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे सकते हैं, साइबर में मदद कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स दे सकते हैं, बट लेकिन वो डायरेक्टली अपनी फिजिकली फोर्सेस को नहीं लाएंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। चीन का इस समय इंटरेस्ट सिर्फ ताइवान है, उसका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ताइवान है। वो चाहे मैं पहले ताइवान को अपने अंदर कर लूं और कोई वॉर शुरू करने से पहले। और ये लड़ाई ईरान को खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ईरान को ये लड़ाई खुद लड़नी है। और चीन बिजनेस मैन की जो नजर है, शायद उस हिसाब से भी चीन बहुत कुछ सोच समझकर आगे चल रहा है। टीपी त्यागी जी, आपके पास आते हुए सर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करेंगे। जब जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो वहां पर सीज फायर के लिए कूद पड़ते हैं कौन? वो डोनाल्ड ट्रंप है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी यही हुआ था, उसको लेकर देश भर में क्या चल रहा है वो लगातार हम देख रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच में युद्ध था, अब इस युद्ध विराम को किसी तरह से रुकवाना था तो डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े। क्या ये मानकर चला जाए डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को खूब बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विश्व नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? जब दो देशों में झगड़ा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका उन्हें जाके समझाता है। जब अमेरिका समझाता है तब उन दो देशों में
मारपीट शुरू होती है, गाली गलौज शुरू होती है, हम्म, गोली चलनी शुरू होती है, हथियारों की जरूरत पड़ती है और हथियार अमेरिका से आते हैं। जी, और एक लिमिट आने के बाद फिर अमेरिका उन दोनों को समझाता है कि नहीं, सीज फायर कर हम्म, लो। एक ये श्रृंखला है जो आज से नहीं, जी, घूम फिर पुराने के समय मतलब से चली अमेरिका आ को रही है। फायदा हो, यही अमेरिका चाह रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और मैं चीन चीन के बारे में एक बात जी, कहना चाहता हूँ। देखिए, चीन एक बनिया देश है। चीन को आप मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे बताइए किन दो देशों के बीच में जाके उसने अपनी टांग अड़ाई है? हम्म, कहीं नहीं की। वो युद्ध लड़ने से डरता है। हम्म, अच्छा, अगर युद्ध लड़ने से ना डरता होता तो बाहर की जगह तो छोड़ो, ताइवान है, छोटी सी जगह है, एक लंबा समय हो गया, बस इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं अमेरिका ना आ जाए, कहीं ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया ना आ जाए। यानी कि आज तक वो युद्ध का निर्णय ताइवान के ऊपर नहीं ले सका। जो ताइवान के ऊपर युद्ध का निर्णय नहीं ले सका, वो दूर जाके ईरान के साथ में ईरान की मदद के लिए क्या निर्णय जी, लेगा? तो लिहाजा चाइना के हम्म, बारे में सोचना आउट ऑफ, ये हाशिए के बाहर है। जहां तक रशिया की बात है, बहन साहब ने बता दिया अच्छे हम्म, से कि भाई रशिया इज नॉट इन ए पोजीशन टू फाइट। वो तो ऑलरेडी अपने उसमें हिलया हुआ है, जो उसे स्टेटमेंट देना था। बिल्कुल, हाँ, वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने भी तो मिडिल ईस्ट में अपने 6-7 जगह न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं। तो रशिया ने भी ये पॉलिसी अपना ली कि मैं बेलारूस में जी, करूंगा, किर्गिस्तान में करूंगा, उज्बेकिस्तान में करूंगा, तजाकिस्तान में करूंगा, और फिर मैं ईरान के अंदर भी करूंगा। हम्म, व्हाट इज रॉन्ग? इफ दे कैन डू, व्हाई कांट आई डू? और उसने बेलारूस से तो ये काम शुरू भी कर दिया। यानी ये तो अब होने वाला है कि आज के बाद में अगर किसी देश के पास एटम बम नहीं है लेकिन उसका कोई माई बाप है, तो उसके यहाँ एटॉमिक अम्ब्रेला हमेशा जी, बिल्कुल, अवेलेबल हो जाएगा। हम्म, और ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एटॉमिक अम्ब्रेला है तो दूसरे देश आप पे अटैक नहीं करेंगे। जी, हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में ये नहीं हुआ हाँ, ऑपरेशन, पर फिर भी नॉर्थ कोरिया पे इसीलिए अब तक अटैक नहीं हुआ हम्म, क्योंकि उसके पास एटॉमिक बम है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर सबके पास ही हो जाए तो अच्छा है, कम से कम एक हम्म, दूसरे के ऊपर देश अटैक तो नहीं जी, करेंगे। थैंक यू। ठीक है सर। विवेक शर्मा जी, आपके पास आते हुए सर, सबसे पहला अटैक इसराइल ने किया था क्योंकि इसराइल को महज शक था कि ईरान परमाणु बम को लेकर, और उसके बाद जब इसराइल की तरफ से अटैक किया जाता है तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सामने आता है। लेकिन विवेक शर्मा जी, जो अगर इस पूरे युद्ध का हम सार निकालें तो क्या दोनों देशों का मकसद पूरा हो चुका है इस युद्ध से? देखो, ये कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई कोई मकसद पूरा नहीं करती। हम्म, किसी भी युद्ध का कोई मकसद का नतीजा नहीं निकलता। नतीजा टेबल पर ही निकलता है। जी, लेकिन ये एक टेबल में लाने का एक जरिया है युद्ध। हम्म, जब तक आप युद्ध नहीं करोगे, दो टीमें आपस में टेबल में नहीं बैठेंगे, दो नेशन आपस में टेबल पर नहीं बैठेंगे। तो अभी जो अगर आपने देखा हो, तय किया था इसराइल के ऊपर, बाकी मिलिटेंट्स ने किया था, फिर ये चलता आ रहा है। लेकिन अभी ये जब ईरान और इसराइल की पिछले 12 दिनों से चल रही है, जब पहले तो ईरान डायरेक्टली कर रहा था, फिर डायरेक्टली जी, इन्वॉल्व हो गया। अभी अभी ये आ गया कि अभी टेबल पर आ गए, अभी कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन हम्म, अंदर से कड़वाहट तो रहेगी रहेगी। क्योंकि जो वो तो कभी दो दुश्मन देश जी, कभी फ्रेंड्स तो बन नहीं सकते। निश्चित तो तौर पर सर, जो इतना है दो कि देश अभी दुश्मन बन चुके थे वो अब दोस्त कैसे होंगे? माफी के साथ सर, आपको बीच में इंटरप्ट किया। एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि समय की भी हमारे पास कमी है। कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। और इसी पर रिएक्शन कि अब आज जो सीज फायर हुआ दो देशों के बीच, ईरान और इसराइल के बीच, उसे आप कैसे देख रहे हैं? सिद्दीकी जी, आवाज पहुंच रही है सर? कर्नल साहब आपसे बात कर रहे हैं। जाहिद से आवाज पहुंच रही है सर? चलिए, एएसबीएल जी, आप ही के पास आते हुए सर, कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा, क्योंकि देखिए युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अब युद्ध विराम को लेकर आगे क्या?
देखिए, युद्ध विराम हो तो गया है, लेकिन हम्म। अभी भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड से हमले चल बिल्कुल। रहे हैं। ईरान कह रहा है कि आप पहले हमले रोकिए, इजराइल कह रहा है पहले आप रोकिए। हम्म। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को फिर दोनों देशों के साथ बात करनी पड़ेगी, कतर को दोनों देशों के साथ जी। बात करनी पड़ेगी कि अब दोनों एक साथ में बंद कर दें। क्योंकि अगर वो वेट करेंगे ईरान की और ईरान वेट करेगा इजराइल की, तो ये तो फिर चलते ही रहेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब होगी असेसमेंट कि ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव हुए हैं, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अचीव हुए हैं। ये देखा जाएगा कि क्या वो जी। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर सके। मेरे हिसाब से नहीं कर सके ईरान की। 408 किलोग्राम का यूरेनियम अभी तक कहीं पे भी मिला बिल्कुल। नहीं है, और कहां पे छुपाया गया ये भी किसी को पता नहीं है। और दूसरी चीज है कि क्या ईरान की रेजिम चेंज हुई है, वो भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी के भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अभी अचीव नहीं हुए हैं। और अब सिर्फ एक ही चीज हुई है कि काफी सारे वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करा गया है, काफी डैमेज हो गया है दोनों साइड से, और थोड़ी ऑपरेशनल डिग्रेडेशन हो गई है। और इसराइल की भी पहली बार हुई है। अभी तक इसराइल मारता था, लेकिन इसराइल पे हमले नहीं होते थे, लेकिन इस बार पहली बार है कि इसराइल पे इतने हमले हुए हैं कि उसकी पॉपुलेशन ने भी देखा है। और मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल सर। नेतन्याहू अब धीरे धीरे हाँ। अनपॉपुलर होते जाएंगे। बिल्कुल, और युद्ध विराम हो चुका है। और सर, कहा भी जाता है, कहावत है, एक हिंदी कहावत की, अंत भला तो सब भला। तो शायद अब जो अंत हुआ है यहाँ पर अच्छा खासा, शायद आगे आने वाले समय में भी अच्छी और बेहद खूबसूरत तस्वीरें दोनों देशों से सामने आएंगी। बहरहाल, समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।